Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your IGKO, that's the International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बहुत ही कंटेक्चुअल टॉपिक बात करने वाले हैं। दो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं इन वे और बहुत ज़रूरी भी हैं। ये अगर आप करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में अभी हाल में ये चीज़ें हुई हैं और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाती है क्योंकि मल्टीलैटरल टाइज की बात कर रहे हैं, ये नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं जो कि दो कंट्रीज़ या दो से अधिक कंट्रीज़ के बीच में हमारे टाई अप हुए हैं, राइट। तो ये जो IGKO के लिहाज से एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाली क्वेश्चंस से काफ़ी कुछ इससे रिलेटेड आ सकता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा। तो मुझे लगा कि इसको हमें शॉर्टी नोट सीरीज़ में करना चाहिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा, लेकिन इसको अगर डिटेल में समझोगे, इसमें अपन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको आएगा मज़ा पढ़ के, ठीक है। जब हम बात करें ना बेसिकली एग्जाम की, जब हम बात करते हैं तो एग्जाम ना बहुत ही, अगर उसको ड्राई करके हम पढ़ेंगे ना, अगर हम उसको ऐसे पढ़ेंगे जैसे कोई बड़ा बोझ है हमारे सर पे और हम उसको के लिए तैयारी करेंगे तो एग्जाम कभी अच्छा नहीं जाता। स्पेशली जीके जितना मज़ा लेके पढ़ोगे, जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, जितना आपको खुद आप जिज्ञासु होगे ना, समझ, जिज्ञासु बालक, एक स्टोरी हुआ करती थी बचपन में, हम सुना करते थे, उसमें एक जिज्ञासु बालक हुआ करता था, राइट। तो बेसिकली बात यह है कि जितनी आपके अंदर खुद के अंदर वो जिज्ञासा होगी चीज़ों को जानने की, और जिसको बोलते हैं ना इनक्विजिटिवनेस, अगर आपके अंदर होगी तो ही जीके एंजॉय कर पाओगे, है ना। और आई एम श्योर आपके अंदर वो चीज़ है, तभी आपने IGKO के बारे में सोचा है, या तभी आप IGKO के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अदरवाइज IGKO का एग्जाम कोई ऐसे एग्जाम तो है नहीं जिससे आपको बिल्कुल एकदम, जिसको बट एंड ऑफ द गन आपके एकदम ऐसे सर पे ऐसे टांगी और किसी ने कहा कि ये एग्जाम तो तुमको देना पड़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। इंटरेस्ट है जीके में तभी सुन रहे हो। अब यही बात है, यही चीज़ है, और इसी में मज़ा आता है पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। जब आपको मालूम है ना, मैग्नेट ब्रेन्स में जब हम पढ़ाई करते हैं तब कोई आपको पैकेज नहीं देना, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई फीस नहीं देनी, कुछ नहीं करना। एजुकेशन जो है वो पूरी जानी चाहिए, फुल होनी चाहिए, A to Z 1 to 100 सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, और वही प्रयास अपन यहाँ करते हैं। आप और मैं दोनों मिलकर करते हैं। जीके में इंटरेस्ट आपको भी है, जीके में इंटरेस्ट मुझको भी है, तो अपन साथ में करते हैं। और ये 100% एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत वाइबल हो सकता है या बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जब हम बात करें एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो टॉपिक क्या दिख रहा है आपको? सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट। अब नॉर्डिक समिट क्या है? नॉर्डिक क्या? नॉर्डिक कंट्रीज हैं, बंच ऑफ कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज हैं वो हम बात करेंगे। नॉर्थ यूरोप और अटलांटिक कंट्रीज को बोला जाता है, द बंच ऑफ नॉर्थ यूरोप एंड अटलांटिक कंट्रीज को। कौन सी हैं कौन सी नहीं है, वील डिस्कस दैट। और सेकंड बात हो रही है इंडिया डेनमार्क की। इन्होंने बेसिकली GSP जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथन ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात की है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ आपको बताऊं, सबसे पहले अब मैं बता देती हूँ कि नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं। एक मैं आपको आइडिया बता देती हूँ इसमें। ओके, नॉर्डिक कंट्रीज इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आइलैंड है। इनमें एक आपको मालूम है, इनमें एक और खासियत है, इन कंट्रीज़ की एक और खासियत है। ये नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, उसके अलावा जो नॉर्दर्न यूरोप में, अटलांटिक में है, एक इनकी खासियत ये है कि डेनमार्क की, स्वीडन की, फिनलैंड की और आइसलैंड की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे चारों जो प्रीमियर है, हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, वो वेमेन हैं। वेमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात हो रही है। द हेड ऑफ द स्टेट जो है वो वेमेन है, राइट। इसमें अगर हम बात करते हैं, और ये जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, इनमें से अगर हम बात करते हैं, नाम लिख दे रही हूँ मैं, कैथरीन आइसलैंड की हैं, ठीक है। और इनका फोकस जो है, इन्होंने बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश की है उसके ऊपर कि फोकस जो है आपका क्लीन एनर्जी पे हो, और आयरलैंड को ये कार्बन न्यूट्रल बनाना चाहती हैं, कार्बन न्यूट्रल बनाना चाहती हैं बाय द ईयर 2045, ये इनका गोल है ना। ये अपनी कंट्री को बिल्कुल पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बनाना चाहती हैं। दूसरा नाम आ जाता है इसमें सेना का। सेना मारिन जो है वो है फिनलैंड की, ठीक है। सेना मारिन जो है वो है फिनलैंड की, और इनका भी जो फोकस है वो है क्लाइमेट कंजर्वेशन के ऊपर। इसके अलावा नाम आ जाता है एंडरसन का, प्राइम मिनिस्टर एंडरसन का। प्राइम मिनिस्टर एंडरसन का जब हम बात करते हैं तो इनकी बात ये फोकस कर रही हैं कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, ठीक है। इनकी बात कर रहे हैं हम, तो ये बात कर रही हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का, और ये कहाँ की है? स्वीडन की, ठीक है। और एक और लास्ट नाम जो बच जाता है वो है प्राइम मिनिस्टर मैट का,
और ये कहाँ की हैं? ये हैं डेनमार्क की। और डेनमार्क के साथ जब हम बात करने वाले हैं तो शी इज़ वर्किंग ऑन द कार्बन एमिशन एज मच एज 70% तक कार्बन एमिशन रिड्यूस करने की बात कर रही हैं 2030 तक। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट, सिर्फ 2 मर्द दिख रहे हैं आपको, बाकी सारी महिलाएं हैं। और इस वजह से भी इसको इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि ये जो मैंने नाम लिखे हैं कैथरीन का, जो कि आयरलैंड की प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑल ऑफ दीज आर प्राइम मिनिस्टर, 4 women PMs। ठीक है, 4 women PMs, इसमें से कैथरीन जो है वो आइलैंड की हैं। और इनका मतलब क्या है, इनका फोकस क्या है देश में? इनका फोकस इस पर्टिकुलर चीज़ से है कि इनको अपने देश में से, आइलैंड में से, इनको आइसलैंड में से इनको क्या ख़त्म करना है? इनको 2045 तक ज़ीरो न्यूट्रल, लाइक कार्बन न्यूट्रल कंट्री उसको बनानी है। ठीक है, सैना मैरिन मैं आपको बता ही चुकी हूँ, फिनलैंड की हैं, एंडरसन स्वीडन की हैं, और मेट जो है वो डेनमार्क की हैं। इसको आप चाहें तो कहीं पे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, दिस विल बी क्वाइट इंपॉर्टेंट व्हेन वी डिस्कस इट, राइट। See, when I saw this photograph for the first time, ना, जब मैंने पहली बार देखी थी, ये फोटोग्राफ आई थी, I felt so good as a woman. I'm not talking about feminism, मैं feminism की बात नहीं कर रही हूँ, but it is good to have a gender neutral world, right? It is good to have a gender neutral world. हम जिस सेंचुरी में रह रहे हैं, जिस सदी में रह रहे हैं, it is such a wonderful idea to have a gender neutral world. मतलब बल्कि मुझे लगता है कि ये in a way काफ़ी ironic है कि आज की डेट में हमें खड़े होकर बात करनी पड़ती है कि हेड मर्द है या औरत है। I mean, come on, like are we really up to this discussion now in 21st of century, right? तो ये बात हो रही है। दूसरी बात, जैसे आपको मालूम है, इसमें मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी थी, आपको साथ साथ मैं और भी चीज़ें बताती जाती हूँ ना। जीके और क्या होता है? जीके सिर्फ एक किताबी नॉलेज थोड़ा होता है, और साथ में अपन 10 बातें और कर लेते हैं। जस्टिन ट्रूडो, जो कि द वेरी हैंडसम जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्रीमियर हैं, जो कनाडा के हेड ऑफ द स्टेट हैं, ऑफ कोर्स यू नो, एंड उनके बारे में इनफैक्ट मलाला यूसुफजई ने भी ये बात बोली थी जब उनको ऑनरी कैनेडियनशिप दी गई थी। कहाँ की? कनाडा की। ऑफ कोर्स ऑनरी कैनेडियनशिप जो है इनको कनाडा की दी जाएगी, सिटीजनशिप दी गई थी कनाडा की। तब शी सेड दैट व्हेन आई टोल्ड एवरीवन दैट आई एम गोइंग देयर एंड दैट आई हैव बीन गिवन दिस ऑनरी सिटीजनशिप। मलाला यूसुफजई कौन है? ये तो आपको मालूम होगा। मलाला द यंग गर्ल, जिनके बारे में हम जानते हैं, अब शी इज़ नॉट सो यंग नाउ, शी इज़ मैरिड नाउ एंड हैज़ बीन टू ऑक्सफोर्ड नाउ, बट उस टाइम पे तालिबान को, एंड शी स्पोक अबाउट द फ्री एजुकेशन एंड द फ्री एजुकेशन फॉर द वुमेन चाइल्ड, और उसके लिए उनको शूट कर दिया गया था, यू रिमेंबर दैट, और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था, द वन ऑफ द यंगेस्ट, आई थिंक द यंगेस्ट पर्सन एवर टू गेट द नोबेल प्राइज। बट खैर, अभी बैक टू कट टू जस्टिन ट्रूडो। तो जब उनको ऑनरी कनाडा की सिटीजनशिप दी गई मलाला यूसुफजई को, तो उन्होंने एक बात बोली दैट व्हेन आई टोल्ड पीपल दैट आई एम गोइंग थ्रू कनाडा एंड आई एम गोइंग फॉर आई एम बीइंग ऑनर्ड विद द ऑनरी सिटीजनशिप, सो शी सेड आई थॉट दैट परहैप्स इट इज़ अ वेरी गुड step for the women empowerment. Of course, it is a very good step for the women empowerment that a woman has been recognized and her efforts has been recognized. But also, not much people were interested. Not many people were interested in the honorary citizenship of Canada. Then they were interested to know about the very handsome Justin Trudeau, right? तो वो है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो के बारे में ये जो बैकग्राउंड मैंने आपको दिया, ये मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि इस तरह की बातें लोग उनके बारे में करते हैं, राइट? अब जस्टिन ट्रूडो पे आ जाते हैं अपन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम हिज हैंडसमनेस, ही इज अ मैन विद अ वेरी ओपन एंड सेंसिबल बेयरिंग, राइट? आपको मालूम है कि उनका जो दिमाग है वो ही इज अ मैन ऑफ अ वेरी सेंसिबल टॉक्स, राइट? तो उन्होंने ये बात बोली थी कि उनका जो पहला कैबिनेट बनाया था, उन्होंने जेंडर न्यूट्रल कैबिनेट बनाया था। एंड उनसे जब को पूछा गया, लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं अपने यहाँ जैसे होती हैं, वहाँ पे भी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उनसे पूछा गया दैट यू हैव अ जेंडर न्यूट्रल कैबिनेट, एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर हैविंग जेंडर न्यूट्रल कैबिनेट? एंड ही सेड सिंपली बिकॉज वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, राइट? तो कितनी छोटी सी बात थी लेकिन कितनी इम्पैक्टफुल बात थी कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। दिस क्वेश्चन इवन डजंट मेक एनी सेंस। सो दिस इज़ वाई जब मैंने ये देखा था तो मैंने कहा था कि मैं पक्का अपने स्टूडेंट से शेयर करने वाली हूँ। नॉर्डिक समिट के बारे में भी पढ़ लेंगे हम, और हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी एक छोटा सा लेक्चर जो है वो हम तैयार कर लेंगे और मैं बता दूंगी उनको, ठीक है? तो ये बात हो गई है। अब अपन आ जाते हैं समिट पे। इंडिया नॉर्डिक कंट्रीज जो है, सेकेंड नॉर्डिक समिट हुई है कोपेनहेगन में, जो कि डेनमार्क में है। फर्स्ट नॉर्डिक समिट जो थी वो 2018 में हुई थी स्टॉकहोम में, ठीक है? उसके बाद हुई है। अब नॉर्डिक कंट्रीज क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? आपको मालूम है 5 कंट्रीज करती हैं नॉर्डिक रीजन की। नॉर्डिक रीजन मतलब क्या? नॉर्थ यूरोप और अटलांटिक, ये मैंने आपको समझा दिया। इसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड, ठीक है? अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप ये बात कर सकते हैं, इसमें फैरो आइलैंड एंड ग्रीनलैंड भी आ जाते हैं, किंगडम ऑफ डेनमार्क एंड आइलैंड एंड
अ लैंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ फिनलैंड, ठीक है, तो इसका भी हिस्सा हो जाते हैं। एंड अ लैंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ फिनलैंड, ओके, अ लैंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ फिनलैंड, ये भी इसका हिस्सा हो जाते हैं। बाकी ये 4 नाम जो हैं ये महिलाओं के आपने सुन लिए। आपको सब जो प्रधानमंत्री हैं कहाँ कहाँ की है वो भी मैंने बता दिया। ये लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं लेना है तो उसको लिख सकते हो। बट याद रखना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है, क्योंकि ये एक लिहाज से सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट या फेमिनिज्म की बात नहीं है, ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कोई आपसे ये पूछ सकता है कि भैया नॉर्डिक कंट्रीज की हु आर द वुमेन और व्हाट और द वुमेन प्राइम मिनिस्टर्स किस किस कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट? तो दैट कुड बी वन ऑफ द क्वेश्चंस। अब प्रिंसिपल फोकस की जब हम बात करते हैं, मिटाई देती हूँ मैं अब। द प्रिंसिपल फोकस जो रहा डिस्कशन का वो क्या रहा? वो रहा पार्टनरशिप वाज ऑन ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी मतलब सागरमाला वाला जो हमारा वो है ना, एक आपको मालूम है एक हमारी सागरमाला की जो हमारी परियोजना है वो उसका बहुत बड़ा फोकस रही। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी फोकस किया। ब्लू इकोनॉमी पे इन्वेस्ट करने की बात हो रही थी, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही थी, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही थी, क्लीन एनर्जी की, कार्बन एमिशन को किसी तरह कंट्रोल करने की बात हो रही थी, कार्बन न्यूट्रल बनाने की बात हुई, और इन्वेस्टमेंट हुए अलग अलग एवेन्यूज़ में। हेल्थ सेक्टर जिसमें से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर मैं आपको लिखूँ सागरमाला का, तो मैं आपको बता दूँ कि सागरमाला के ऊपर काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ है। इसमें सागरमाला एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था जो कि ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा था। ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा था। दूसरा जो हमें इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि आपको मालूम है नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं हमारी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में, UNSC जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम परमानेंट मेंबरशिप के लिए काफ़ी टाइम से हम चाहते हैं कि हम परमानेंट मेंबरशिप हमको मिल जाए। तो उसमें उन्होंने हमको फिर से एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमको क्या बोलेंगे उसको, हमें ये बोला है या हमें ये विश्वास जताया है कि वो फिर से इंडिया को सपोर्ट करेंगी नॉर्डिक कंट्रीज़ कि आपको UNSC में परमानेंट जगह मिले या परमानेंट सीट मिले, ठीक है। उसके अलावा ऑफकोर्स फोकस जो है जैसे मैंने कहा कि क्लाइमेट एनर्जी पे है, इन्वेस्टमेंट के नए एवेन्यूज़ खोलने पे है, और फोकस किया गया कोऑपरेशन आर्कटिक रीजन में भी कि हम आर्कटिक रीजन पे या आर्कटिक पॉलिसी को भी इसमें बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। आर्कटिक पॉलिसी पे भी नॉर्डिक कंट्रीज जो है बेसिकली इन्वेस्ट करेंगी सागरमाला में, ये बात हुई है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात हुई है सागरमाला में। आर्कटिक पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है, आर्कटिक पॉलिसी का फ्रेमवर्क तैयार करने की बात हुई है, और ये नॉर्डिक कंट्रीज और इंडिया साथ में मिलकर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें सिंपल सी चीज़ है, इंडिया और डेनमार्क की अगर हम बात करते हैं तो अगर ये चीज़ें नॉर्डिक की कंप्लीट हो गई, समझ में आ गई आपको। अब आप बात कर लूँ अगर मैं कि इंडिया और नॉर्डिक का अगर आप देखते हैं कि ट्रेड यूएस के बाद, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूएस के बाद, यूएसए के बाद इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जिसकी कोई अगर आप बात करते हैं एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट में आई है नॉर्डिक कंट्रीज़ के साथ। दिस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस। और दूसरा अगर आप बात करते हैं कितना बिजनेस है, तो तकरीबन बिजनेस माना जाता है 5 बिलियन का, 5 बिलियन USD का बिजनेस जो है माना जाता है। जो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है वो हमारा 5 USD बिलियन का माना जाता है। कब तक? पिछले साल तक, राइट, 2021 तक। अब हम बात करते हैं इंडिया डेनमार्क की। कंफर्म द एस्पिरेशन थ्रू द GSP टू टेक ग्लोबल लीडरशिप एंड पुशिंग फॉर द एम्बिशियस ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। एज यू नो कि ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन या हम कहते हैं कार्बन एमिशन को जीरो करना या न्यूट्रलाइज करना, ये हमारा एक वन ऑफ द बेसिक रीजंस है। दोनों साइड जो है इन्होंने वेलकम की है वर्क ऑन द कॉम्प्रहेंसिव एनर्जी पॉलिसी डायलॉग इन इंडिया एंड डेनमार्क। और इस पे बात जब ये हो रही है, GSP ने इस्टेब्लिश किया है 2020 में, और 5-year एक्शन प्लान जो है ग्रीन ग्रोथ का एंड फोकसेस ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सर्कुलरली इकोनॉमी, वाटर मैनेजमेंट एटसेट्रा, ठीक है। इट स्पेसिफिकली फोकस ऑन द एम्बिशियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट एंड द UN SDG। पेरिस एग्रीमेंट की क्या बात हो रही है? पेरिस एग्रीमेंट ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि बात हो रही है क्लाइमेट चेंज की, और आप बात करने वाले हैं किसकी? सीधे सीधे आपको कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने की आप बात कर रहे थे, दैट वाज योर फोकस ऑन दैट। तो इसी पे बात हुई है। मेट जिनका हमने नाम भी लिया था, जिनके बारे में मैंने लिखा भी था, उनकी जो काउंटर पार्ट है, डेनिश काउंटर पार्ट है PM मोदी की, उनके साथ उन्होंने बैठ के यही मसौदा तय किया है कि
हमको किस तरह से अपनी कंट्री को, दोनों कंट्रीज मिलके किस तरह से इस मुद्दे पे काम कर सकती हैं, किस तरह से क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकती हैं, हैंडल कर सकती हैं। पेरिस एग्रीमेंट के जो नियम है, जो मतलब जो एक आप कह सकते हैं कि एवेन्यूज थे, ऑब्जेक्टिव थे, उसको साथ में कैसे मीट कर सकती हैं। लाइक आपको मालूम था कि 2 डिग्री सेल्सियस तक आपको टेम्परेचर कम करने की बात थी, या कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने की बात थी, वो आप कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा हुई है। 2 डिग्री या 1.5 डिग्री के आसपास उसके ऊपर वर्क फोकस हुआ है कि हम किस तरह से कर सकते हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन हमें लगेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जीएसपी आपको मालूम है 2020 में स्टैब्लिश हुई थी, वर्चुअल समिट होती है इसकी, वर्चुअल समिट हुई थी नॉर्मली, और 5 साल का एक्शन प्लान जो है 2020 में लाइक वर्चुअल समिट हुई थी इसकी, और ऑफ कोर्स फॉर द पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। और 5 साल का एक्शन प्लान जो है ग्रीन ग्रोथ का वो तैयार हुआ था, और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन या रिन्यूएबल एनर्जी या सर्कुलर मैनेजमेंट के ऊपर या सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर फोकस किसका था, या जीएसपी का फोकस इनमें से किस किस चीज़ के ऊपर था। अब जब मैं बात करती हूँ बेसिकली कि अगर हम एग्रीमेंट की बात करते हैं तो इसका आउटकम क्या रहा या इसका एंड रिजल्ट क्या रहा, है ना। लॉन्च इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज व्हाई आई मार्क्ड इट हियर। सबसे पहले यहाँ पे इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया, जिसको बात की जा रही है कि जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने की या उनको बैक करने की बात की गई है इन इंडिया टू एक्सेलरेट ग्रीन ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन इन इंडिया। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपसे पूछी जा सकती है कि किस प्रोजेक्ट में या किस प्रोजेक्ट के तहत या किस एग्रीमेंट के तहत हुआ है, तो यू शुड नो दिस। सेकेंड बात जो हुई है वो ये हुई है, हमारे फेवर में जो हम बात कर रहे हैं वो हुई है, इंडिया अग्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको ICARS बोला जा रहा है, एज मिशन पार्टनर। हम मिशन पार्टनर बने हैं इनके, राइट। सो दीज 2 थिंग्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। नाउ व्हाट इज ICARS, वो भी मैंने यहाँ पे कहा है, आपको बताया है। वन हेल्थ रिसर्च पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म है जो सपोर्ट करता है डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंटेक्स्ट स्पेसिफिक एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन टू टैकल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन लो मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, तो ये मतलब बेसिकली डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज दोनों इकोनॉमीज पे वर्क करने की बात हो रही है, और ये ICARS जो है एक संगठन है जो पार्टनरशिप पे काम करता है। नाउ डेनमार्क ने एक और चीज कंफर्म की है, जिसने एक सेशन पे किया है ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप का, GDHP, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। GDHP अब क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये तीसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। GDHP भी समझ लो क्या है, ठीक है। GDHP बेसिकली कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट का एंड टेरिटरीज का, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज एंड WHO फॉर्म द सपोर्ट एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिजिटल हेल्थ सर्विस। मतलब इसमें आपको क्या करना है, ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, एक कोलैबोरेटिव बॉडी है, कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट्स का, जो कि काम कर रही है काय पे, जो कि टेरिटरी लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे या स्टेट लेवल्स पे काम कर रही है, और WHO के साथ, एंड WHO फॉर्म द सपोर्ट एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल हेल्थ सर्विसेज का। मतलब आप डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं हेल्थ सर्विसेज को, और उसको सपोर्ट कर दी है ये, ठीक है। और इंडिया इसका हिस्सा है GDHP का, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें 3 चीजें हमने बात की जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हम पॉलिसीज की बात कर रहे हैं इंडिया और डेनमार्क के बारे में, ठीक है। पहली चीज हमने क्या कही, इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव फर्स्ट, सबसे पहले। उसके बाद हमने बात की ICARS की, उसके बाद तीसरी चीज हमने बात की GDHP की, विच इज आपको मालूम है क्या है, ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप की। तो ये तीनों चीजें इंडिया और डेनमार्क, इंडो डेनमार्क कोलैबोरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ हमने दोनों टॉपिक खत्म कर लिए हैं, छोटे छोटे से, मैंने कहा था चुन्नू चुन्नू से टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है, बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं गया होगा इसमें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत हुई होगी समझने में। लेकिन अगर इसमें भी कोई चीज़ आई है जो समझ में नहीं आई है, या इधर उधर उठ के चले गए थे, थोड़ा सा ध्यान जो था वो भंग हो गया था, तो क्या करना है, जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे magnetbrains.com। वहाँ जाएंगे तो हमारे जितने हमारे प्रोग्राम चलते हैं, NTSC, ओलंपियाड, सब कुछ चलता है, उसको खोलना है, राइट। ओलंपियाड खोलना है, ओलंपियाड खुलेगा तो ओलंपियाड का ऐसा पेज आएगा सामने, और यहाँ पे जैसे ओलंपियाड आपका खुला तो आपको वॉच नाउ पे जाना है। वॉच नाउ पे आप जाएंगे तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको कहाँ मिलेगा, आपको पूरा सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिलेगा। आपको उनको जस्ट देखना है ऊपर, आपको उनको स्क्रॉल करना है, और आपको सारी नॉलेज जो है आपको अलग अलग सब हेड्स में क्लीनली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। सेम आपको खोलना है, इस तरह से ओपन होगा पेज। मोर वीडियोस देखने हैं, वेरी गुड, और वीडियोस एक्सप्लोर करने हैं
तो नथिंग लाइक इट। लेकिन अगर नहीं देखना है तो नेक्स्ट वीडियो पे जाने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऑलराइट, सेम चीज़ आपके यूट्यूब पे भी होगी। यूट्यूब पे आपको क्या करना है, आपको जो भी है नीचे डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो आपको आगे वाले वीडियो की लिंक और पीछे वाले वीडियो की लिंक दोनों मिल जाएगी। ठीक है, जो भी हमारे रेगुलर अपडेट्स हैं वो FB पे, इंस्टा पे मिलते ही हैं। सेम हमारे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट देखोगे तो यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कोई अगर डाउट है, कहीं कोई अगर कन्फ्यूजन है तो क्या करना है, नीचे लिखना है मुझे और बताना है। अच्छा, इसमें एक और काम करो, वो जो फोटोग्राफ अपन ने देखी थी ना जिसमें वो 4 लेडीज़ खड़ी थी, तो 4 विमेन प्रीमियर खड़ी थी, उनमें से मुझे बताना, अगर मुझे बताओ कि कौन कौन सी कहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी। ये काम जो है वो आपका है। आंसर जो है नीचे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी योर आंसर्स एंड इफ यू आर हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट इट यू कैन ऑल्सो आस्क मी द क्वेश्चन अबाउट आस्क मी क्वेश्चंस ऑन दैट। राइट, अब आपको मालूम है IGKO की डेट आ गई है, बहुत फटाफट पढ़ाई करनी है। छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ अपन पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ बड़े भी होंगे जो जिनको जितना पढ़ने की ज़रूरत है उतना पढ़ना पड़ेगा। राइट, सो वी आर कमिंग एन एंड वी हैव कमिंग टू एन एंड वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच।